हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन हुई थी 29 सितंबर को। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चंस पेपर को आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके आंसर की रिलीज हो चुकी है। तो इसके आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो गलत हैं और कैंडिडेट को इसके लिए ग्रेस मार्क्स मिलनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं और उसके सही उत्तर क्या होनी चाहिए, विथ रीजन हम लोग समझने की प्रयास करेंगे आज के इस एपिसोड में डिटेल में। तो इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस आंसर की को देखने के बाद आप सभी को पता चल गया होगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं और आप लोग बेसिकली इस चीजों को सोच रहे होंगे कि कितना जाएगा कट ऑफ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस तरह के दुविधा में आप लोग जी रहे होंगे। तो दोस्तों, सिलेक्शन हो मेरा तो ये आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, लेकिन यह भी रियलिटी है कि सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो सकती है। तो ऐसे में दूसरा कोई वैकेंसीज आ जाए तो उसको भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आईओसीएल का ही ज्वाइंट वेंचर एक वैकेंसीज आई है HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की तरफ से। इसका बैच जो है स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिलअप भी जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है और इसका फॉर्म जो है आप अप्लाई कर सकते हैं 21 अक्टूबर तक। तो बेसिकली अगर आप लोग चाहते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई करके बैच स्टार्ट हो चुकी है। इसका प्रिपरेशंस की शुरुआत भी कर सकते हैं आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। बैचेज अलग अलग पोस्ट के लिए स्टार्ट हो चुकी है। अभी नवरात्रि का स्पेशल 30% का ऑफ चल रहा है। अगर आप लोग इसका फायदा लेना चाहते हैं तो बेसिकली अभी इनरोलमेंट ले सकते हैं और प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में अर्ली स्टार्ट करते हैं, बैच को ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा प्रिपरेशंस करने का, सिलेबस को समझने का, रिवीजन करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने का, समझने का। तो इसीलिए समय से पहले अगर आप तैयारी करेंगे तो चांसेस ज्यादा रहते हैं आपके सिलेक्शन होने के, क्योंकि आप तैयार अच्छे से कर पाते हैं खुद को। तो चलिए, ये थी बेसिक सा छोटा सा इंफॉर्मेशन। अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं और प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहां पर पॉइंट पे। तो ये है बेसिकली इलेक्ट्रिकल का। आप देख रहे हैं कि 29 सितंबर को जो ये एग्जामिनेशन हुई थी, इसके आंसर की हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल के लिए। क्वेश्चन जो है शायद आप सभी को बहुत अच्छे से क्लीन विजिबल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा ये बेसिकली ज्यादा ब्लर हो रहा होगा, तो इसको मैं ठीक कर देता हूं। आप लोग बस वेट करिएगा कुछ सेकंड के लिए। चलिए, ठीक हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर की शुरुआत हुई है। तो हमारे बैच भी चलते थे, आप सभी को पता है, अलग अलग पोस्ट के लिए आईओसीएल का। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए भी चलते थे, केमिकल इंजीनियर वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी। तो अलग अलग पोस्ट थे। आईटीआई वालों के लिए, टेक्निकल अटेंडेंट के लिए भी पोस्ट चले थे, बैच चले थे सभी बैच के। तो कुछ बच्चों ने बेसिकली मुझे भेजा है कुछ क्वेश्चंस को लेकर के क्यूरीज को कि सर ये क्वेश्चंस नंबर को एक बार चेक कर लीजिए। हालांकि पूरा एक एक क्वेश्चंस को चेक करना थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग होगा और हमने सभी क्वेश्चंस को एक एक करके चेक नहीं किया है। तो जो हमारे बच्चों ने, पेड बैच के बच्चे हों या फिर बेसिकली जो बच्चे हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, तो और जो भी कैंडिडेट जो इस एग्जामिनेशन को दिए हैं, तो बेसिकली भेजे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर को सर एक बार चेक कर लीजिए आप। तो हमने चेक किया है वही सब क्वेश्चंस को जो आप लोगों के थ्रू मुझे मिले हैं। अगर आप लोग किसी दूसरे ट्रेड से हैं, दूसरे पोस्ट के फॉर्म को अप्लाई किए थे और आप चाहते हैं कि आपके जैसे कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शंस का है, तो केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को अगर आप बेसिकली चाहते हैं चैलेंज करने के लिए, तो आप लोग जो है इस तरह से अपना आंसर की को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और जिस भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको प्रॉब्लम हो रही है भेज सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लूंगा उसको। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखते हैं बेसिकली कैंडिडेट का जो आया है सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चंस को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
टाइप ऑफ कनेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल एंड हाई वोल्टेज। स्मॉल एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए कहते हैं इफ द लोड इज बैलेंस्ड, अगर लोड बैलेंस्ड रहेगा तो। आईओसीएल का कहना है कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्टार स्टार कनेक्शन, जो कि ये ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर क्या होंगे चलिए देखते हैं। तो हमने भी इसके लिए आंसर की को रेडी की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा स्टार कनेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अब इसके पीछे का रीजन थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर लेता हूं ताकि सभी को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है कैंडिडेट बोलेंगे नहीं वो ही सही है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो विथ रीजन भी आप लोग देख सकते हैं, और इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये क्लासेस वाला वीडियोस नहीं है जो मैं बहुत लाइन बाय लाइन डिटेल में एक्सप्लेन करूं आप सभी को, लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको समझ सकते हैं चीजों को। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं हमने दे दिया है, और अदर पॉइंट्स जो ऑप्शंस हैं उसको भी हमने डिस्कस कर दिया है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूं तो डेल्टा और स्टार कनेक्शन जो होता है ना, इसको यूज किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, जहां की प्राइमरी साइड जो होता है डेल्टा कनेक्टेड होता है, और लोअर साइड में जो होता है सेकेंडरी साइड में वो स्टार में कनेक्टेड होता है, जो कि यहाँ पर क्लियरली हमने लिख दिया है, जो कि हाई वोल्टेज साइड है। और दिस इज टाइपिकली फॉर स्मॉलर और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। तो अदर ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दी गई है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप इस चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर कैंडिडेट ने भेजा है क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर के डाउट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पर आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर कि ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर वाज इनिशियली डिजाइंड इन डेल्टा। मतलब एक 3 फेज ट्रांसफार्मर को जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग का उसको इनिशियली जो डिजाइन किया गया था वो इन डेल्टा में। When the design changed to star with parameters like power remain constant, which of the following statement is wrong? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है? जैसे नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो इंक्रीज करेगा, तो और ऑप्शन बी है वाइंडिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ऑप्शन सी है वाइंडिंग कंडक्टर क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा, या फिर वाइंडिंग यहां पर इंसुलेशन डिक्रीज करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वाइंडिंग कंडक्टर क्रॉस सेक्शन जो इंक्रीज होगा। ये गलत स्टेटमेंट है, ये नहीं बढ़ेगा, और क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। जबकि ये लोग माने हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, जो कि ये गलत उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके क्लियरिफिकेशंस डिटेल में हम लोग समझते हैं, जो कि हमने यहां पर बनाई है इसके आंसर की को। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16 का जो स्टेटमेंट को हमने एनालिसिस करी है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो करेक्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ये बात सही है। क्योंकि इन ए स्टार कनेक्शन जो होता है, ईच फेज जो होता है वो कनेक्ट जो होता है वो अक्रॉस लाइन टू न्यूट्रल कनेक्टेड होता है, ठीक है, न्यूट्रल वोल्टेज which is lower than the line to line voltage in a delta connections में होता है। तो to maintain the same power को मेंटेन करने के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा इन द स्टार कॉन्फ़िगरेशंस में। समझ में आ गई चीजें। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि सिंस द नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज करेगा, अगर वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेगा तो लेंथ ऑफ द वायर भी इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बातें हैं। और अगर लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज करेगा तो लीडिंग द हायर वाइंडिंग रेजिस्टेंस इन द स्टार कनेक्शंस, यानी वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये तो ऑब्वियस सी बातें हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है, वाइंडिंग कंडक्टर क्रॉस सेक्शन इंक्रीज, यानी कि क्रॉस सेक्शन जो है वाइंडिंग का वो इंक्रीज करेगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो कैसे है देखिए ध्यान से समझिएगा कि द करंट इन, जो करंट होगा ईच वाइंडिंग में वो लोअर होता है इन स्टार कनेक्शंस में। क्यों होता है, बिकॉज द करंट जो होता है इज शेयर्ड अमंग द फेज, वो करंट शेयर किया जाता है फेज के साथ। देयरफॉर द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट नीड टू इंक्रीज, उसको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं होती है क्रॉस इसके कंडक्टर के क्रॉस सेक्शंस को। इनफैक्ट इट में डिक्रीज, ये वास्तव में क्या होता है, इसको डिक्रीज हो सकता है, ये डिक्रीज करना होता है। बिकॉज ईच फेज हैंडल्स लेस करंट, क्योंकि प्रत्येक फेज जो होता है वो कम करंट को हैंडल करता है इन द स्टार कॉन्फ़िगरेशंस में, कंपेयर जब किया जाता है इसको डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन से।
आई होप ये चीजें समझ में आ गया होगा। और जब फोर्थ ऑप्शन को हमने एनालिसिस करी तो यहाँ वाइंडिंग इंसुलेशन डिक्रीजेज, ये करेक्ट बात है, वाइंडिंग इंसुलेशन डिक्रीज हो जाता है इन ए स्टार कनेक्शंस, द वोल्टेज अक्रॉस द phase is lower line to neutral, or so the insulation requirement is lower than in a delta connection, so where the full line to line voltage is across each winding। यानी कि ऑप्शन जो है ना ए बी और डी तो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि इसका वाइंडिंग कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसीलिए इसका जो होगा तीसरा वाला जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप इस चीजों को समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चंस का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए नहीं। तो इस क्वेश्चन पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आप चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे और भी हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं जो हमारे कैंडिडेट के द्वारा भेजे गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है। तो 45 नंबर क्वेश्चन को लेकर के मुझे नहीं लगता है कोई खास डाउट आना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है ए पैरेलल आरएलसी सर्किट, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सर्किट है, ये वर्किंग एट इट्स रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क कर रहा है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट कीपिंग दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड। क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है। पहला, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 0, द करेंट इन द सर्किट इज मिनिमम, और द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। तो यहां पर कहता है कौन सा ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका एनालिसिस जब हमने करी है तो क्वेश्चन नंबर 45 अगर मैं यहां पर आप सभी को एक्सप्लेन करके बताऊं तो ये आंसर हालांकि सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से समझिएगा कि कहता है कि आरएलसी जो सर्किट है, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सर्किट जो होता है, जो कि ऑपरेट करता है किसमें, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में। तो सेवरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं वन बाय वन। पहला, पावर फैक्टर जो होता है सर्किट का इज 0 होता है। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये कौन सा स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, जो पावर फैक्टर होता है रिजोनेंट सर्किट में कह सकते हैं उसका 1 होता है पावर फैक्टर ऑलवेज। तो यहां पर 0 दी गई है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि एट रिजोनेंस द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 1, यूनिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, मीनिंग द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज में होता है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं, द करंट इन द सर्किट इज मिनिमम, करंट जो होता है सर्किट का वो मिनिमम होता है। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये सही स्टेटमेंट है कि रिजोनेंट सर्किट में करंट जो होता है सर्किट का वो क्या होता है, सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। In a parallel RLC circuit, the current drawn from the source is minimal at resonance because the inductive and capacitive reactance जो होता है वो कैंसिल कर देता है each other को। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट की ओर बात हैं, तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे मतलब द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, इंपीडेंस जो होता है सर्किट का वो मिनिमम होता है, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये मिनिमम नहीं होता है, इसीलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पैरेलल सर्किट का जब बात करेंगे, पैरेलल में जब आरएलसी रहेगा, ठीक है, सर्किट में, तो रिजोनेंस जो होता है वो रिजोनेंस जो होता है द इंपीडेंस इज एट इट्स मैक्सिमम होता है, इसका मिनिमम नहीं होता है। तो द टोटल इंपीडेंस इज वेरी हाई होता है बिकॉज द सर्किट बिहेव्स ऑलमोस्ट लाइक ए प्योर रजिस्टर, सर्किट जो होता है प्योर बिहेव कैसा करता है, रजिस्टर की तरह, विथ द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैंसिलिंग ईच अदर। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपने देखा कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट तीसरा जो है वो भी इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, स्टेटमेंट आपका दूसरा वाला सही है। इसीलिए अगर आप मूव करेंगे क्वेश्चंस की ओर तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि द करंट इन द सर्किट इज मिनिमम, ये स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर बी वाला ये करेक्ट है। इसीलिए ओनली सी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है ओनली बी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप इस चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज नहीं करिएगा, जो भी बच्चों ने इस क्वेश्चन को भेजा था कि एक बार सर चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन के आंसर सही है। तो आपको चैलेंज कितने कौन कौन से क्वेश्चन पे करना है, 4 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, और आगे हम लोग मूव करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के अभी आया है, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं।
ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ए टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़े हैं आप लोगों को हमने पढ़ाया भी था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्लासेस, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने फ्लिप फ्लॉप को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, सभी फ्लिप फ्लॉप को। तो क्वेश्चंस ये वाला तो बना दिए होंगे जो बैच के बच्चे होंगे, जो जिन्होंने मेरे क्लासेस को अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि ए टी फ्लिप फ्लॉप कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग ए जेके फ्लिप फ्लॉप बाय। तो ऑप्शन ए है ए कनेक्टिंग बोथ द इनपुट टर्मिनल्स टू ग्राउंड, या फिर कनेक्टिंग बोथ द इनपुट टर्मिनल टू द सेम इनपुट, या फिर कनेक्टिंग टर्मिनल्स जी टू द आउटपुट एंड टर्मिनल के टू द ग्राउंड, या फिर कनेक्टिंग बोथ द इनपुट टर्मिनल्स टू वीसीसी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इन्होंने भी माना है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर भी सही हैं। अगर आप लोग रीजन जानना चाहते हैं तो रीजन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों ने बेसिकली भेजा था, तो हमने यहाँ पे सभी ऑप्शंस को एनालाइज किया है और आप सभी के लिए इन शॉर्ट एक नोट तैयार किया है, ताकि आप सभी को सिर्फ उसी क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं यहाँ दिखा सकूं जिसको कि आप लोग बेसिकली जिसमें आप लोगों को दिक्कत थी, डाउट थी, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। मैं हट जाता हूं और इसको अच्छे से पढ़ के आप संतुष्ट हो सकते हैं। जो क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं वो सही है इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन की ओर अब सीधे चलते हैं। अब सीधा 99 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, इस आंसर की का। तो 99 नंबर जो क्वेश्चन है ये कहता है बुडाती लैंग्वेज इज स्पोकन इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली जीके के क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इसका जो दोस्तों सही आंसर होना चाहिए ना, ये होगा इसका सही आंसर महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन ये लोग माने हैं ऑप्शन नंबर डी को सही, जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन पे भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूं यहाँ पे बुडाती के बारे में। बेसिकली बुडाती की जगह पे अगर यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होता, ठीक है, अगर यहाँ पे भुंजिया लैंग्वेज होता, क्या होता, भुंजिया लैंग्वेज होता, तो ये ऑप्शन सही था। रहता अगर भुंजिया लैंग्वेज इज स्पोकन इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, तब छत्तीसगढ़ सही हो जाता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है जो बोला जाता है भुंजिया ट्राइब के द्वारा, ठीक है, जो कि ये लोग पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये लोग रहते हैं। अगर क्वेश्चन में भुंजिया होता तो, लेकिन क्वेश्चन में है बुडाती। बुडाती लैंग्वेज जो होता है ये महाराष्ट्र का, ठीक है, वेस्टर्न रीजन में बोला जाने वाला लैंग्वेज है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। इसको अच्छे से हमने चेक कर लिए है, तो इस क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आज का कंक्लूजन हम लोग निकालें तो ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर के या इस आंसर की के जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 99 में चैलेंज कर सकते हैं। ये 4 क्वेश्चंस को हमने अभी तक चेक किया है। सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हमने चेक नहीं किया है, मे बी और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग अपने तरफ से चेक करके बेसिकली चैलेंज कर सकते हैं अपने आधार पे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। और भी किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, सजेशंस देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लिख करके हमें भेज सकते हैं। मुझे आपका कमेंट का सदैव इंतजार रहता है, और अगर जब आप लोगों का एप्रिसिएशन वाला कमेंट आता है, अच्छे अच्छे कमेंट आता है, उससे मैं मोटिवेट भी होता हूं और अच्छे से काम करने का मन करता है। तो दोस्तों आप लोग जो है बेसिकली जल्द से जल्द इसको अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज कर सकते हैं, है ना। और अपना ये चैलेंज करने के बाद अगर आपको नंबर लग रहा है 3-4 नंबर तो श्योर है कि आप लोगों का बढ़ेगा, है ना, सभी बच्चों का बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। मे बी इससे ज्यादा नंबर भी बढ़ सकते हैं। अभी तो एक एक क्वेश्चंस को हमने चेक नहीं करी है, क्योंकि दोस्तों अगर बेसिकली होता क्या ना, अलग अलग बैचेज में क्लासेस भी रहते हैं तो टाइम उतना मिल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी जितना हमारी टीम जो है, आप लोग जो बेसिकली क्वेश्चंस भेजते हैं, तो जितना मैं फ्री रह पाता हूं तो उस हिसाब से मैं चेक करके बेसिकली आप सभी के लिए एक्स्ट्रा वीडियोज यूट्यूब के लिए बना लेता हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग बेसिकली प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोग जो है अभी बैचेज जो है इसरो HSFC का भी रनिंग में है और HURL का भी रनिंग में है। जो लोग IOCL के एग्जामिनेशंस दिए हैं उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है HURL का वैकेंसीज भी, क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर है IOCL का ही और कोल इंडिया लिमिटेड का और भी बहुत सारे PSUs का, ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर है HURL।
तो ये भी अच्छा जॉब है। डिप्लोमा बीई बीटेक वाले और ट्रिपल ई INME और केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। BSc वाले कैंडिडेट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो फॉर्म को अप्लाई कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अप्लाई करके अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। आई होप चीजें सब कुछ समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।